नमस्कार। आप सभी को पता है मैं मुस्लिम लॉ पढ़ा रहा हूं अपने वाईटी चैनल पीडब्ल्यू जुडिशरी वाला पर। करण सर हिंदू लॉ पढ़ा रहे हैं और सबसे विशेष है ये जो बैच है, ये जो क्लासेस हैं बेटा जुडिशियल सर्विस के लिए हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आप हमसे पढ़ तो लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, नोट्स कहां से मिलेंगे, पीडीएफ कहां से मिलेंगे? बहुत आसान तरीका आपको बताता हूं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, आपको बेटा एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करो, आप इस पेज पर आ जाओगे, खुद को इनरोल्ड करो, ऑल क्लासेस में जाओगे, ऑल क्लासेस में फैमिली लॉ में जाओगे, फैमिली लॉ में बेटा ऑल कंटेंट पे क्लिक करोगे, नोट्स पे करोगे और चुटकी बजाते आपको ये फ्री नोट्स मिल जाएगा। तो इस माध्यम से आप अपने नोट्स को डाउनलोड करें, खुद को एनरोल करें, हमारे साथ बढ़ें। आज हमारी चर्चा बेटा जिस विषय पे होगी मुस्लिम लॉ में, वो बेहद महत्वपूर्ण है, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, और एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़े बिना आप पीसीएसजे में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए मैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ की चर्चा करूंगा। आपको भी पता है बेटा, जब हम स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो कुछ स्कूल शिया से जुड़े हैं, कुछ सुन्नी से जुड़े हैं। बेसिकली ये जो स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ है, इस विवाद का, इस विषय का जन्म वहां से होता है जहां पर बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि एक तरफ प्रॉफेट मोहम्मद ने क्या किया, उन्होंने अपने सक्सेसर को अपॉइंट किया सन इन लॉ अली के रूप में, और जहां सुन्नी कहते हैं नहीं भाई किसी को अपॉइंट नहीं किया, और प्रॉफिट चाहते थे, सुन्नी कहते हैं आप हदीस पढ़ लीजिए, सुन्ना वगैरह का रेफरेंस ले लीजिए, प्रॉफिट ये चाहते थे कि उनके सक्सेसर का चुनाव मुस्लिम कम्युनिटी करे, अपने निर्णय से करे। तो ये जो दो थियोलॉजी मैं आपको बता रहा हूं, दो नोशन बता रहा हूं, इसी पे आधारित बेटा शिया के स्कूल हैं, सुन्नी के स्कूल हैं। चलिए हम पढ़ते हैं आसान भाषा में, जो मेरा सिग्नेचर है, जो मेरा स्टाइल है, मैं आपको पढ़ाऊंगा और पक्के तौर पर बेटा ये विश्वास दिलाता हूं कि आज स्कूल्स अगर हमने पढ़ा, एक साथ पढ़ा, आपने उसके नोट्स बना लिए, तो ये टॉपिक आपका हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने लिखा भी आपके लिए, प्रॉफेट मोहम्मद वाज यूनिवर्सली एक्लेम्ड हेड ऑफ द इस्लामिक कॉमनवेल्थ। तो ठीक है, इसमें तो डाउट नहीं है प्रॉफेट साहब के लिए कि वो यूनिवर्सल लीडर है बेटा, जितने भी 56-57 देश हैं, इस्लामिक जो देश हैं, इस्लाम का जो धर्म है। And after his death, the immediate problem to find out his successor arose। तो इनके जाने के बाद जो सबसे बड़ा विवाद था कि प्रॉफेट साहब का सक्सेसर कौन है, ठीक है ना, और जिस विवाद ने बेटा जन्म दिया स्कूल्स को, सुन्नी को, शिया का जो सेक्ट है जिसे जन्म दिया। फिर मैंने आपके लिए लिखा, दिस लेड टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन among his followers and consequently two principal schools of Muslim law emerged due to such differences of opinion। They were Sunni law and Shia law। तो जो मैंने आपको बताया वही मैंने आपको लिखा। आपको अपने आंसर में एक बेहतर इंट्रोडक्शन देना पड़ता है ताकि एग्जामिनर खुद को कनेक्ट कर सके आपके आंसर आपके कॉन्सेप्ट से। तो चलिए सबसे पहले बेटा हम लोग सुन्नी स्कूल की चर्चा करते हैं। सुन्नी सेक्शन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, Sunni section of Muslim society was advocated by Aisha Begum, Prophet's youngest wife। She pleaded for election as a method for choosing new successor of Prophet because the latter himself suggested election। तो भैया आयशा बेगम क्या कहती थी? आयशा बेगम प्रॉफिट की सबसे यंगेस्ट वाइफ थी और वो ये मतलब इस बात की हिमायती थी कि प्रॉफिट के अनुसार जो उनका सक्सेसर है उसका चुनाव होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने अपने सक्सेसर का डिक्लेरेशन नहीं किया। चूंकि उनकी वाइफ थी इसलिए एक दुनिया का बड़ा तबका, मतलब करोड़ों की आबादी वाला तबका ये मानता है कि यही सबसे अथॉरिटेटिव वर्जन है। ठीक है, थ्रू इलेक्शन, सुन्नी की बात कर रहा हूं, थ्रू इलेक्शन अबू बकर, फादर ऑफ आयशा बेगम, वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट खलीफा and he along with his follower formed Sunni sect of Islam and assumed the name Ahle Sunnat wal Jamaat। ठीक है, तो अबू बकर साहब कौन थे? वो आयशा के पिताजी थे और उन्हें बेटा पहले खलीफा के रूप में चुना गया, पहला सक्सेसर प्रॉफिट साहब का, जिन्होंने अपने अनुयायियों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ सुन्नी सेक्ट की स्थापना की। फिर मैंने क्या लिखा, ड्यूरिंग 661 to 900 AD, ध्यान दीजिएगा, during 661 to 900 AD, the Muslim jurists concentrated on expansion of the Muslim law and their personal study gave rise to different opinion about any given rule of law because differences in their approach as to source of law। तो कहने का मतलब है कि चलिए एक सेक्ट तो हो गया सुन्नी, एक बड़ा तबका ये मानने लगा कि भाई अबू साहब हमारे पहले खलीफा हैं
और जो अबू साहब ने कहा उससे हमने कहा ये सुन्नी थियोलॉजी बन गई। लेकिन उसमें भी बेटा बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हुए, बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल थियोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने इस्लाम से जुड़े धर्म को, इस्लाम से जुड़े नियमों को अलग अलग व्याख्या दी, अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया। तो सुन्नी धर्म के अंदर भी बेटा सब स्कूल बन गए। एक तो सुन्नी धर्म मतलब सुन्नी सेक्ट है, और उस सेक्ट के अंदर भी बेटा अलग 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 स्कूल हो गए। ठीक है, क्योंकि ईच जूरिस्ट having his own interpretation have follower as they constituted a distinct school। तो सुन्नी से जुड़े सब स्कूल और हर सब स्कूल से जुड़ा बेटा अपना अपना फॉलोअर। तो बेसिकली जब मैं सुन्नियों की बात करता हूं तो ये 4 स्कूल हैं, ये चारों स्कूल आपको याद करने होंगे, बाकी आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, चलिए अब सुन्नी क्या है बेटा, वो इस्लाम का लार्जेस्ट सेक्ट है ना, जो मतलब मेजॉरिटी है वो सुन्नी पॉपुलेशन की है। सो इन दिस मैनर द सुन्नी सेक्ट वाज डिवाइडेड फर्दर इनटू 4 इंपॉर्टेंट स्कूल। ये 4 है, ठीक है, हनबली, मलिकी, शैफई और हनबली, अच्छा हनाफी, सॉरी, हनाफी, मलिकी, शैफई और हनबली। बहुत पास से देखो तो एक जैसा लेटर दिखता है। ये 4 स्कूल हैं, चारों के बारे में आसान भाषा में बताऊंगा, इनके वाइटल फीचर के बारे में बताऊंगा, ये कहां प्रिविलेंट है वो भी बताऊंगा। अगर इतना पढ़ लिया, चाहे आपका लॉ सेमेस्टर हो, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, एलएलबी हो, एलएलएम, और इस देश की जो सबसे बड़ी परीक्षा है पीसीएसजे, हर एग्जामिनेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट आपको बताने वाला हूं। आप कुछ भी कर रहे हो, आई एम टेलिंग यू, केवल उतना पढ़ लो जितना मैं बता रहा हूं, आपका काम चल जाएगा पर्टेनिंग टू दिस टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले बेटा हनाफी की बात करते हैं। देखो अब हनाफी जो स्कूल है, इसका जो सबसे बड़ी मतलब मेरी नजर में इंपॉर्टेंस है वो ये है बेटा कि हनाफी को माना जाता है कि जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड स्कूल है, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड स्कूल है वो है बेटा हनाफी स्कूल। क्योंकि ये जो सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी है, सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी की देन है बेटा क्या, हनाफी। क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, ये मतलब किया की बात करते हैं, जो एनालॉजी है, जो लॉजिकल रीजनिंग है, तो सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी के साथ ये मतलब किया की बात करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे, क्या सही है क्या नहीं है, क्या तार्किक है क्या अतार्किक है, और इसके साथ बेटा ये पब्लिक कोड्स की बात करेंगे, पब्लिक गुड की बात करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट की बात करेंगे, कि जब हम किसी रूल को, किसी रेगुलेशन को डिराइव कर रहे हैं इस्लाम से, तो हमें यह देखना भी है जनता का भला हो रहा है कि नहीं। इसलिए मुझे ये स्कूल वाकई बहुत पसंद है क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात करता है। तो चलिए, ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, मैंने काफी कुछ लिखा आपके लिए, आप एक बार उसका अध्ययन करें। दिस स्कूल ऑफ सुन्नी मुस्लिम is named after its founder Abu Hanifa, who founded this school in native city of Kufa in 8th century AD. It is also called as Kufa school and it is most popular school of Muslim law. It is spread over Egypt, Israel, Jordan, Turkey, China, India, Pakistan. The following are the characteristic of this school. ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था या जो निकाह हलाला का मुद्दा है, वहां पर भी बेटा सुप्रीम कोर्ट में हनाफी स्कूल को कोट किया गया, इसका रेफरेंस दिया जाता है। तो ये वो देश हैं जहां पर हनाफी स्कूल चलता है, प्रिविलेंट है। कुछ वाइटल फीचर्स हैं, केवल हमें उसे पढ़ना है, उसे याद करना है, और एग्जामिनेशन के लिए हमारे कॉन्सेप्ट के लिए हो गया हमारा पर्पस सर्व। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, it recognizes only those traditions which have passed through the severe test of originality. अबू हनीफा is said to have relied on 18 tradition. तो अबू हनीफा बेटा अपने थियोलॉजी में, अपने काम में, जब वो हनीफा स्कूल को लेट डाउन करते हैं तो वो 18 ट्रेडिशन की बात करते हैं। केवल 18 ट्रेडिशन, सैकड़ों ट्रेडिशन प्रिविलेंट थी, केवल 18 ट्रेडिशन, और वो भी बेटा which have passed through the severe test of originality, जहां पर अबू हनीफा साहब बिल्कुल कंफर्म हैं किस बात को लेकर, कि भैया हम कंफर्म हैं इसकी ओरिजिन को लेकर, हम कंफर्म हैं इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर। कियास एंड इज्मा, दे एज द सोर्स ऑफ लॉ have been given prominence under this school. Several important principles of Hanafi law were obtained through किया। मैंने आपको किया पढ़ाया है। किया मतलब क्या होता है? किया मतलब होता है एनालॉजिकल रीजनिंग। मैंने आपको इज्मा पढ़ाया है। इज्मा मतलब क्या होता है? कंसेंसस और एग्रीमेंट।
तो ये जो एनालॉजिकल रीजनिंग है, कंसेंसस है, एग्रीमेंट है, बेटा ये कैसे बनेगा? लॉजिकल डिडक्शन से बनेगा। इसीलिए मैंने कहा कि यह सबसे सिस्टमैटिक स्कूल माना जाता है। तो ये जोर किस पे देते हैं? कियास पर देते हैं, इज्मा पर देते हैं। थर्ड पॉइंट, this school does not confine to the isma of companion but opined that isma may be formed by jurist of any age। तो जब मैं इज्मा की बात करता हूं बेटा, इज्मा में कंसेंसस की बात करता हूं, एग्रीमेंट की बात करता हूं, तो जो कंसेंसस है, जो एग्रीमेंट है, वो बेटा ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिट के कंपेनियन है, प्रॉफिट के कंपेनियन जो कह के गए, जो एग्रीड हुए, केवल उस पर ये रिलाई करेगा। नहीं, ये स्कूल कहता है कि बेसिकली जो ज्यूरिस्ट हैं वो किसी भी एज के ज्यूरिस्ट हो सकते हैं। तो अगर उनके बीच कंसेंसस है, अगर उनके बीच एग्रीमेंट है, तो उसे रिलाई किया जा सकता है, उसे फॉलो किया जा सकता है। ये सबसे बेहतर है कि बदलते हुए समय, बदलती हुई जरूरत, बदलती हुई चुनौतियों के हिसाब से जो भी ज्यूरिस्ट कह रहे हैं, जो भी उनके बीच का एग्रीमेंट है, उस पर यह स्कूल रिलाई करेगा। ठीक है। Point number 4, this school for the first time used doctrine of istihsan jurist equity in interpreting the text of Quran and Sunnah। हम इक्विटी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, कंसाइंस की बात करते हैं, जहां समता मूलक समाज की बात है। मैंने कहा कि भैया ये स्कूल पब्लिक इंटरेस्ट की बात करता है। पब्लिक इंटरेस्ट कहां होगा बेटा? जहां इक्विटी होगी, जहां जस्टिस होगा, जहां कंसाइंस होगा। भाई मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉ शुड बी जस्ट, फेयर, रीजनेबल। जब हम मुस्लिम लॉ की बात करेंगे, हम कहेंगे ये वो स्कूल है जो ज्यूरिस्टिक इक्विटी की बात करता है। ठीक है। सो द डॉक्ट्रिन ऑफ दिस स्कूल being practical and most suitable to the changing need of the society have always been favored by other jurists। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे लिए एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, लिविंग लॉ है, उसी तरीके से बेटा ये जो स्कूल है इसे भी हम लिविंग स्कूल कह सकते हैं, क्योंकि ये बदलती हुई जरूरत, बदलती हुई चुनौती, समकालीन समय के अनुसार अपने रूल्स को, अपने रेगुलेशन को डिराइव करता है इस्लाम से। ठीक है। वेल नोन लीगल टेक्स्ट बुक ऑफ दिस स्कूल इज हिदाया। चलिए, दूसरा स्कूल है मलिकी स्कूल। ठीक है। मलिकी स्कूल क्या है भाई? जब मैं मलिकी स्कूल की बात करता हूं बेसिकली, तो बेटा मलिकी स्कूल क्या कहता है? मलिकी स्कूल बेटा जो मदीना की प्रैक्टिस थी, जो मदीना की उस दौर के ट्रेडिशन थे, उस पर रिलाई करता है। ऑल दो सेकेंडरी रिलायंस जो इसका है वहां भी पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक कॉज है, लेकिन इनका जो सबसे महत्वपूर्ण इंफेसिस है कि मदीना की प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है, मदीना का ट्रेडिशन महत्वपूर्ण है। क्या होता है, क्या होता आया, कहां पर? मदीना पर बेटा। ठीक है। तो चलिए, दिस स्कूल वॉज एस्टेब्लिश बाई मलिक इब्न अनास ऑफ मदीना, हु इज रिगार्डेड एज एन अथॉरिटी ऑफ द ट्रेडिशन। ट्रेडिशन किसका? मदीना, क्योंकि भैया वहीं पैदा हुए। ठीक है। वहीं पर स्टैब्लिश किया, नॉट पैदा हुए, सॉरी, स्टैब्लिश किया। So unlike Hanafi school, this school emphasizes on the importance of the tradition, that is Sunnah, as a source of law. The following are the characteristic of this school। तो भैया ये एनालॉजिकल डिडक्शन की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं सुन्ना की। सुन्ना मतलब बेटा क्या होता है? सुन्ना मतलब होता है ट्रेडिशन। ठीक है। चलिए, तो जैसे हमने हनाफी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, इसके भी पढ़ लेते हैं। So basically, Maliki school recognizes tradition of companions as well as successor of companion. According to this school, new rules should be obtained exclusively from tradition. If it is not possible, then only qiyas or isma may be taken into consideration। तो मलिकी स्कूल कहता है कि भैया अगर लॉ बनाना है, रूल बनाना है, रेगुलेशन को डिराइव करना है, तो ट्रेडिशन देखो, जो कस्टम में चला आ रहा है, जो ट्रेडिशन में चला आ रहा है, उसे बेटा डिराइव करके नया लॉ बना लो, नया रूल बना लो। अगर ट्रेडिशन नहीं मिलता है, तब जाकर किया की बात करो, कियास की बात करो, इज्मा की बात करो, तब जाकर, है ना। पॉइंट नंबर 2, the scope of isma as a source of law is very limited and this school recognizes isma only jurists who live in Medina। अब आप समझिए, हनाफी कह रहा है कि भैया ज्यूरिस्ट ऑफ एनी एज,
अगर उनके बीच समझौता है, एग्रीमेंट कंसेंसस वगैरह है, तो हम उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन बेटा मदीना वाले क्या कह रहे हैं, अरे ये स्कूल क्या कह रहे हैं, ये मदीना की प्रैक्टिस ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हम केवल उन्हीं ज्यूरिस्ट के इज्मा को मानेंगे जो मदीना में रहते थे। मतलब ज्यूरिस्ट ऑफ एनी एज नहीं, जो मदीना में रहते थे उनकी जो इज्मा है हम केवल उस पर रिलाई करेंगे। ये बहुत मेजर डिफरेंस है, इसीलिए इसे ऑर्थोडॉक्स भी कहा जाता है। सिंस द ज्यूरिस्ट, पॉइंट नंबर 3, since the jurists of this school have been judges, a new element called istidlat, inferring a thing from another thing from public welfare, was introduced by them। तो मैंने आपसे कहा कि भैया ये भी पब्लिक वेलफेयर की बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं। इस स्कूल के ज्यादातर जो इंटेलेक्चुअल्स थे बेटा वो जजेस थे, ठीक है। तो उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट पर भी रिलाई किया। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ऑल दो सेकेंडरी, लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, लेकिन एक कन्फाइंड डोमेन में। मदीना की प्रैक्टिस, मदीना का कस्टम, मदीना का ट्रेडिशन, मदीना के जजेस, मदीना से जुड़ी इज्मा जो है, तो इनका जो पब्लिक इंटरेस्ट होगा वो भी उसी जुरिस्डिक्शन से जुड़ा होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, इट रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टम एज द सोर्स ऑफ लॉ देन एनी अदर स्कूल, मैंने आपको बता दिया। पॉइंट नंबर 5, it is only school in which a married woman and her properties are supposed to be the under control of her husband, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको समझने हैं, जो आपको याद करने हैं, एग्जामिनेशन में से जरूर से लिखना है। चलिए अगले स्कूल की तरफ चलते हैं, सैफई होगा। अच्छा एक और पॉइंट है, मलिक हैज रिटन एन एग्जॉस्टिव बुक Kitabe al-Muwatta, which is an authority of the Maliki doctrine and its compilation of tradition, that is Muwatta is available even today, ठीक है। तो जैसे पिछले में हिदाया था, इसमें बेटा किताबे अल-मुवत्ता है, इससे भी आप जरूर याद कर लीजिए। तीसरा बेटा सुन्नी सेक्ट से जुड़ा स्कूल है सैफई स्कूल, एस सैफई ने इसे स्थापित किया। सैफई स्कूल बेटा बेसिकली जो सैफई स्कूल है, इट इज credited for the formulation of उsul अल-फिक। उsul अल-फिक क्या होता है, उsul अल-फिक का बेटा मतलब होता है कि हम जो इस्लामिक प्रिंसिपल हैं उनका फॉर्मलाइजेशन करेंगे। और इस स्कूल से जुड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है अल रिसला, ठीक है। ये किताब है, इस डॉक्ट्रिन से, इस स्कूल से जुड़ी हुई बेटा किताब है। बेसिकली जो फाउंडेशनल नियम है कि किस तरह इस्लाम से जुड़े जो नियम हैं, किस तरह इस्लाम धर्म से जुड़े जो रूल्स हैं, जो उनको डिराइव करने का तरीका है, वो इस किताब में दिया है। मतलब एक मोडस ऑपरेंडाई बताई जाती है। इन नियमों का पालन करके, इन चीजों का ध्यान में रख के आप किसी नियम को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेथडोलॉजी है उसकी बात बेटा अल रिसला में की गई है। तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। फाउंडर ऑफ दिस स्कूल कौन है भाई? Founder of this school, As-Safai, was an eminent scholar of the Islamic jurisprudence. He developed his doctrine at Baghdad and Cairo, with separate spread in lower parts of the Egypt, Indonesia, Malaysia, Southeast Asia, and in western coast of India. ठीक है, तो भैया ये वो इलाके हैं जहां पर सैफई स्कूल का जुरिडिक्शन माना जाता है। चलो दी फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ दिस स्कूल। तो भैया इसके भी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं जिससे मदद मिले इस कॉन्सेप्ट को समझने में। SFI reliance on tradition of the prophet was more critical than that of Maliki. He examined the tradition in the light of the legal reasoning and logic in order to get a balanced and systematic rule of law. तो सैफई बेटा क्या माना जाता है? माना जाता है कि जो मलिकी स्कूल है पानी, जो मलिकी स्कूल है उससे प्रोग्रेसिव है। क्यों बेटा प्रोग्रेसिव है? ऑल दो जो रिलायंस है प्रॉफिट साहब पे ही है, ऑल दो जो रिलायंस है वो ट्रेडिशन पर भी है, लेकिन बेटा बेसिकली ये जो ट्रेडिशन है इसे लीगल रीजनिंग के साथ, लॉजिकल डिडक्शन के साथ, एनालिटिकल अप्रोच के साथ, बैलेंस और सिस्टमैटिक रूल ऑफ लॉ के रूप में आगे बढ़ाने की ये स्कूल बात करता है। मतलब प्रोग्रेसिव है।
जहां भी एनालॉजिकल डिडक्शन आएगा, जहां भी लॉजिकल डिडक्शन आएगा, वहां दिमाग लगेगा, वहां क्रिएटिविटी लगेगी, वहां कंस्ट्रक्टिविटी अप्लाई होगी, वहां पे कंटेम्प्रोरी पीरियड की समस्याओं को, जरूरत को ध्यान में रखा जाएगा। भाई हमने ट्रिपल तलाक को क्या कहा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों कहा? आगे भाई आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, 21 में डिग्निटी की बात करते हैं। कैसे देंगे डिग्निटी? ठीक है, चला आया सैकड़ों सालों से, लेकिन हमने कहा कि नहीं भैया ये गड़बड़ है 2017-18 में और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करो। वेलफेयर स्टेट में नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। ये मानने के लिए समाज को तैयार होना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड अब जरूरत है, नहीं आ पाया अब तक। तो मतलब मैंने कहा ना कि भैया लॉजिकल डिडक्शन जहां होगा वो प्रोग्रेसिव मानी जाएगी, वो विचारधारा। So according to this school, all the problems of human life can be solved by Quran and Sunnah of the Prophet either directly or from the analogical deduction। कितना बढ़िया है, सारी समस्याओं का इलाज है अगर कुरान को पढ़ाया जाए, सुन्ना किया जाए, ठीक है, डायरेक्टली कर लो या एनालॉजिकल उसे डिडक्ट कर लो। पॉइंट नंबर 3, he made the greatest use of qiyas and had fully established it as the source of law, but qiyas to be considered only after considering Quran, Sunnah and Ijma। तो भैया किया का बहुत रोल है, किया पर बहुत ज्यादा रिलायंस है, लेकिन किया जो है वो चौथे नंबर का इंस्ट्रूमेंट है। कैसे? सबसे पहले भैया कुरान को देखना है, कुरान से जुड़े ट्रेडिशंस को देखना है, फिर सुन्ना की बात करनी है, इज्मा की बात करनी है, वो भी कुरान से जुड़ा होगा, और उसके बाद बेटा ये किया पड़ जाएंगे। तो मैं हर बार हर टर्म को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, हैविंग दिस प्रिजम्पशन कि आपको एक बार पढ़ा दिया गया है तो आपको बेटा ये विषय मतलब याद होगा, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 4, बिसाइड दीज 4 सोर्सेज दिस स्कूल ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड कस्टम एंड इस्तिदलाल, इस्तिदलाल को हम लोग अभी पढ़े हैं, एज अ सोर्स ऑफ लॉ, बट दिस स्कूल रिजेक्टेड अबू हनीफा प्रिंसिपल ऑफ इस्तिसान। तो ठीक है, मैंने कहा कि अलग अलग स्कूल में अलग अलग थियोलॉजी, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग बेटा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। तो इन्होंने कहा नहीं साहब हम हनीफा के इस्तिहसन को नहीं मानेंगे लेकिन इस्तिदलाल को मान लेंगे, ठीक है, एज द सोर्स ऑफ लॉ। अंडर दिस स्कूल a woman is never a free agent in her marriage even if she is an adult। कंसेंट ऑफ हर गार्जियन इज नेसेसरी टू वैलिडेट द मैरिज। ठीक है, तो महिलाओं को लेकर कहा गया भैया वो कभी खुद से निर्णय नहीं ले सकती है, उससे अपने गार्जियन के माध्यम से निर्णय लेना होगा, भले ही वो एडल्ट क्यों ना हो। चौथा स्कूल कौन सा है? चौथा स्कूल है बेटा हनबली। हनबली है ना, नाम याद हो जाएगा भैया। हनबली क्या कहता है? जो कुछ भी है वो सुन्ना है, जो कुछ भी है वो कुरान है, जो कुछ भी है वो सुन्ना है, कुरान को छोड़कर, सुन्ना को छोड़कर कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं और दुनिया के बहुत सारे बुद्धिजीवी इसे ऑर्थोडॉक्स मानते हैं। हनबली स्कूल में बेटा हम इस्तिहाब को देखते हैं, इनका एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी, कि जो चला आ रहा है उसे चलने दो। आप कह रहे अरे जो चला आ रहा है वो गड़बड़ हो सकता है, कानून के खिलाफ हो सकता है, संविधान के खिलाफ हो सकता है, मोरालिटी नैतिकता के खिलाफ हो सकता है। ये कहते हैं नहीं, ये कहते हैं ठीक है कि जो चल रहा है उसे चलने दो, दैट इज प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसलिए मैंने कहा ये ऑर्थोडॉक्स है भैया, जो चला आ रहा है उसे तो हर धर्म में बदलना पड़ेगा समाज के अनुसार। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं। The fourth and latest school of Sunni sect was established by Ibn Hanbal. Its peculiar feature was that he rigidly adhered to the tradition of the Prophet and relied on them so much that other sources of Ijma and Qiyas were rejected by him. He recognized Ijma only of the companions of Prophet। अब आप समझिए कि जो प्रॉफिट साहब के कंपेनियन थे, साथी थे, सहयोगी थे, उन्हीं के द्वारा जो इजमा है उसे हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि जो कुरान में है, जो सुन्ना में है, केवल उसे मानेंगे, है ना, कह रहे हैं ना, केवल उसे। हनबली वो हनाफी क्या कह रहा है कि ठीक है ज्यूरिस्ट किसी भी एज के हो, अगर वो सही कह रहे हैं, लॉजिकल बात कह रहे हैं, तो हम उसे सोर्स ऑफ लॉ में इंक्लूड कर लेंगे। द हनबल he was a traditionalist rather than jurist and there is no scope for private judgment and human reasoning under this school। तो ठीक है, तो यह प्राइवेट जजमेंट का कोई मतलब नहीं, ह्यूमन रीजनिंग का कोई मतलब नहीं। जो प्रॉफिट साहब के अनुयायी थे उस दौर के, जो उनके साथ रहे, जो उन्होंने कहा केवल उसे ही हमेशा फॉलो करना है। क्या है?
Musnad ul Imam Hanbal is an important book of Hanbali law consisting of 50,000 tradition. At present, very few Muslims are the follower of this school and they are found in Saudi Arabia and Qatar. तो ठीक है, चौथे नंबर का स्कूल है, जितना जरूरी था वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं बेटा हम लोग सिया सब स्कूल पर। सिया में भी कुछ सब स्कूल है, सिया की पॉपुलेशन कम है और इनके साथ भी एक कहानी है, वो कहानी मेरे साथ पढ़ लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बस ये टॉपिक खत्म हो गया। चलो सब स्कूल ऑफ द शिया सेक्ट, दिस ग्रुप was minority and represented by prophet daughter Fatima। ठीक है, उधर आयशा थी, इधर बेटा कौन है, उनकी पुत्री फतीमा। They rejected the election as a mode of finding successor and relied on the principle of succession, that is, a person who is related to prophet by blood should succeed him and shall be their spiritual leader। कह नहीं भैया, हमें सक्सेशन से चुनना है अपने खलीफा को, हमें उसे बनाना है खलीफा जो कौन है, जो बेटा ब्लड से जुड़ा है, किससे, प्रॉफिट साहब से, प्रॉफिट मोहम्मद से। ठीक है, तो ये सक्सेशन की बात करते हैं। सो कंसिक्वेंटली फातिमा's husband Ali was appointed as first imam and this group of Muslims disassociated themselves from the majority and constituted a separate sect called the Shia। तो यहां बेटा फातिमा के पति बन गए और वहां पे आयशा के पिताजी बन गए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, सक्सेशन से होगा और जो थ्रू ब्लड जुड़ा है प्रॉफिट साहब से वही उनका स्पिरिचुअल लीडर होगा, वही उनके धर्म का मार्गदर्शक बनेगा। ठीक है, so division of Islam in school originated with the political question only, but subsequently it resulted into the separation of the legal principle। तो जो जन्म माना जाता है सिया स्कूल का, वो तो बेटा एक लीगल प्रिंसिपल पर था कि जो उनका प्रॉफिट साहब के बाद अगला स्पिरिचुअल लीडर होगा, जो आध्यात्मिक नेता होगा, वो कौन होगा। तो वहां कहा गया कि भैया चुनाव होगा, इलेक्शन होगा सुन्नी में, शिया में कहा गया ना, परिवार से बनेगा, खून के संबंध से बनेगा। तो ये एक लीगल प्रिंसिपल है ना, और क्या है। लेकिन बाय द टाइम बीइंग जरूरत पड़ी भाई, बहुत सारे हजारों लाखों अनुयायी जुड़ गए, तो भैया उनसे जुड़ा मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, इनहेरिटेंस है, मैरिज है, डिवोर्स है, तो इन सारे पर बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि सुन्नी के नियमों को तो मानेंगे नहीं। Ali was acknowledged as the first imam by Shia community. After death of Ali, his two sons Hassan and Hussein became second and third imam respectively। आप कहेंगे इतना याद करना पड़ेगा, बहुत बेसिक है। अली के दो लड़के, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। फिर बेटा क्या होता है, हुसैन की डेथ हो जाती है। आफ्टर हुसैन डेथ his son Jainul Abdin succeed as fourth imam। Till this stage Shia sect remained united, but after the death of Jainul Abdin subdivision in the Shia sect started to emerge। ठीक है, तो भैया हुसैन की मृत्यु के बाद जैनुल अब्दीन जो है वो चौथे इमाम बनते हैं। इनके जीवित रहते रहते तो ये सभी एक हैं, लेकिन इनके जाने के बाद तमाम नई थियोलॉजीज का जन्म होता है, विचारधाराओं का जन्म होता है, सब स्कूल का जन्म होता है। स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शिया सेक्ट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब स्कूल, इथना, शरिया और इमामिया, इस्माइलिया, जैदिया। ठीक है, तो चलिए इन्हें भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बेटा इथना शरिया। मेजॉरिटी ऑफ द शियास आर इथना शरिया। This school believes that starting from Ali there had been between 12 imam, everything that comes from imam is taken to be law। तो ये मानते हैं हमारे 12 इमाम हैं और जो 12 इमाम ने बेटा हमारे लिए कहा, हमारे लिए मतलब हमारे जो अफेयर्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शन हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारा भविष्य है, वही इस्लाम का कानून है। It is only the school in which Muslim law which recognizes muta marriage। शरीरुल इस्लाम इज एन अथॉरिटेटिव बुक ऑफ दिस स्कूल। महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स में आया भी है। दिस स्कूल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अकबरी एंड उसली। इथना शरिया आर फाउंडेड इन
ईरान, लेबनान, ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया। ये जो मोटा मैरिज है बेटा, अब आप समझिए, एकमात्र ऐसा स्कूल है जो मोटा मैरिज को रिकॉग्नाइज कर रहा है। आपको पता है मोटा मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या, मैंने पहले भी पढ़ाया है। एक ऐसी शादी जो लिमिटेड पीरियड के लिए, एक ऐसी शादी जो सेक्सुअल प्लेजर के लिए है, जिसमें कोई सेफ गार्ड वगैरह नहीं है। तो ये कहां कहां चल रहा है? ईरान में चल रहा है, इराक में चल रहा है, भारत के बहुत छोटे हिस्से में चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है। ठीक है, इसके 2 सब स्कूल हैं, वो भी मैंने बता दिया आपको। इस्माइलिया, इस्माइलिया, according to the followers of this school there had been only 7 imam and the 7th one was Ismail। तो बेटा पहले इतना शरिया क्या कहते हैं कि हमारे 12 इमाम हैं, जो उन्होंने कहा वो लॉ है। इस्माइलिया कहता है ना, 7 इमाम हैं, और जो 7वें हैं वो इस्माइल साहब हैं। दैमुल इस्लाम इज द अथॉरिटेटिव वर्क ऑफ इस्माइली डॉक्ट्रिन, प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, शायद बिहार में। इस्माइलियाज आर फाउंडेड इन सेंट्रल एशिया, सीरिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। In India, the followers of this school consist of 2 main group, खोजाज एंड बोहराज। तो बोहराज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी था दिल्ली में, आपको याद होगा। तो ये जो बोहरा कम्युनिटी के लोग हैं बेटा, बेसिकली ये किस स्कूल से जुड़े हैं? इस्माइलिया से जुड़े हैं। तो एक है खोजाज, एक है बोहराज। बोहराज गुजरात में भी है, दिल्ली में भी है, महाराष्ट्र में भी है, ये कम पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये स्कूल है ना, 2 ग्रुप हैं इनसे जुड़े हुए। जायदिया, तीसरा स्कूल बेटा शिया का जायदिया। फॉलोअर्स ऑफ द जायदिया स्कूल वर फर्स्ट टू डिफेक्ट फ्रॉम जनरल बॉडी ऑफ शिया सेक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ दिस स्कूल इनकॉर्पोरेट सम सुन्नी प्रिंसिपल एज वेल। केवल एकमात्र बेटा जायदिया है, मतलब हम लोगों ने इस्माइलिया पढ़ा, दूसरे स्कूल को पढ़ा इतना अशारिया इस्माइलिया, वो सुन्नी के डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल जुरिडिक्शन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखते हैं। एकमात्र शिया में ऐसा स्कूल है, दैट इज नोन एज जायदिया स्कूल, जिसने अप टू लिटिल एक्सटेंट सुन्नी स्कूल की भी कुछ डॉक्ट्रिन्स को बेटा इनकॉर्पोरेट कर लिया है। फॉलोअर्स ऑफ दिस स्कूल दे आर मोस्टली फाउंड इन येमेन, दे आर नॉट फाउंड इन इंडिया। तो जायदिया स्कूल के बेटा जो फॉलोअर्स हैं वो कहां पाए जाते हैं? वो यमन में पाए जाते हैं, यहां नहीं पाए जाते हैं। एक और सेक्ट है, उसे बोलते हैं बेटा मोतजिला सेक्ट। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ लो, ऑल्दो आता नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर पढ़ा रहे हैं तो पूरा पढ़ लो। दिस सेक्ट emerged as a separate sect around 9th century AD. It was established by At-al-Ghazar during the reign of Mamun। तो भैया ये नया सेक्ट है, ऑल्दो नहीं माना जाता, नहीं चलता है, लेकिन है, जिसका जन्म बेटा 9वीं शताब्दी में होता है। अकबर ने दीन इलाही 1582 में शुरू किया। आज दीन इलाही है क्या? नहीं है, शुरू किया ना, पढ़ते हैं ना, रेलिवेंस तो है ना। उसी तरीके से बेटा इस सेक्ट की रेलिवेंस है मुताजिला सेक्ट। सो दे आर not associated with any of the other sects, and it is believed that they closely follow the principle of Ismailiya Shias। तो माना जाता है ये न सुन्नी को फॉलो करते हैं, न शिया को करते हैं, लेकिन इनकी कुछ डॉक्ट्रिन बेटा इस्माइलिया से निकली है। फॉलोअर ऑफ दिस मुताजिला सेक्ट बिलीव दैट कुरान इज द ओनली बेसिस ऑफ देयर डॉक्ट्रिन। जो है वो कुरान है, कुरान के बाहर कुछ भी नहीं। It is the only school in which the Muslim law which strictly practices monogamy। ठीक है, तो एकमात्र स्कूल है बेटा जहां पर मोनोगैमी के नियम को, मतलब कहा जाता है, स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, तो अपन पॉलीगैमी मोनोगैमी की बात करते हैं, आईपीसी में, बीएनएस में करते हैं, संविधान में करते हैं, सरला मुदगल में करते हैं। एकमात्र ऐसा स्कूल है बेटा जो मोनोगैमी की बात कर रहा है। Another distinguishing feature is that divorce by talaq is not recognized by this sect। Divorce can only be granted with the interference of judge। very very progressive। जो आज हम कहते हैं हिंदू लॉ में कि यदि शादी हो गई और यदि हस्बैंड एंड वाइफ को तलाक लेना है, देन दैट कैन बी डन ओनली बाय द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। कोई पंडित जी, कोई रिश्तेदार, कोई व्यक्ति बेटा तलाक नहीं करवा सकता। किसमें? हिंदू धर्म में। तो यहां भी कहा जा रहा है मुताजिला सेक्ट में कि ये जो तलाक का फिनोमिना चल रहा है, हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे भी, ये केवल बेटा इंटरफेरेंस ऑफ जज से हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। तो कम समय में बेहतरीन तरीके से शिया के बारे में पढ़ लिया, सुन्नी के बारे में पढ़ लिया, मुताजिला के बारे में पढ़ लिया, जितने सब स्कूल हैं
वो पढ़ लिया, उनसे जुड़ी किताबों के बारे में पढ़ लिया, उनसे डॉक्ट्रिन को पढ़ लिया, और 3-3, 4-4, 5-5 जो वाइटल फीचर हैं, चीफ फीचर्स हैं उस स्कूल के, वो भी पढ़ लिया। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी तरह अगर पीएचडी करना है मुस्लिम लॉ में तो अलग बात है, तब तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। नहीं करना पीएचडी, केवल जज बनना है। तो चलिए, इसी संकल्प के साथ आपको जज बनाने के लिए आपको बेटा बेहतरीन कंटेंट दूंगा, मुस्लिम लॉ का बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आपका काम है कंटिन्यूटी में पढ़ना, ठीक है। तो मैं चलता हूं, फिर वापस आऊंगा और हमारी जो अगली चर्चा होगी वो मैरिज पर होगी। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ लिया, स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ लिया। अब हम लोग मैरिज पर करेंगे, मैरिज पर चर्चा थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल। ये कंटेंट भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। आप पीडब्ल्यू वगैरह की जो एप्लीकेशन है उससे भैया जरूर डाउनलोड कर लो, हर वीडियो में कहता हूं, ठीक है। चलो, नमस्कार।